हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान में हाफिज सईद की पार्टी की बहुत बड़ी रैली खुले मंच से कश्मीर में जिहाद का कर दिया बड़ा ऐलान। दोस्तों बताएंगे कश्मीर को लेकर कैसे जहर उगला है इन्होंने, साथ ही साथ आपको बताएंगे इतना ही नहीं, सबसे बड़ी खबर और खुशी की खबर भारत के लिए, जहां पर पीओके के लोगों ने इस्लामाबाद के कश्मीर एकजुटता दिवस के आह्वान को कर दिया खारिज। जी हाँ दोस्तों, यानी कि कश्मीर का वो हिस्सा जिसको पाकिस्तान ने कब्जाया हुआ है, वहाँ के लोगों ने पाकिस्तान को दरकिनार कर दिया। कश्मीर वाले मुद्दे पर भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर, साथ ही साथ आपको बताएंगे भगवान बुद्ध का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कैसे कर रहा चाइना, श्रीलंका म्यांमार के सहारे बिछा रहा है नया जाल, बताएंगे कैसे दोस्तों। इतना ही नहीं, उससे भी बड़ी खबर बताएंगे, जहां पर दिल्ली में लश्कर का आतंकी हुआ गिरफ्तार, एलओसी के पार से आता था गोला बारूद और हथियार। दोस्तों एक से एक बड़ी खबर बताएंगे, बस आप आराम से बनेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने भारत देश का, भारतीय सेना का दिल से समर्थन कर मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है और सारी भारत की जनता निश्चिंत है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान में हाफिज सईद की पार्टी की रैली खुले मंच से कश्मीर में जिहाद का बहुत बड़ा ऐलान। जी हाँ, पाकिस्तान के पंजाब में सोमवार को पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग नाम की पार्टी ने रैली की है। इस पार्टी को लश्कर तैयबा का राजनीतिक मोर्चा बताया जा रहा है। इसे बनाने के पीछे आतंकी हाफिज सईद है। मरकजी लीग की पंजाब के कसूर जिले में हुई इस रैली में वक्ताओं ने भारत के खिलाफ जहर उगला लश्कर तैयबा और जमात उद दावा से जुड़े बताया जा रहे लोगों ने विदेश नीति में बदलाव पर जोर दिया। वक्ताओं ने कहा कि विदेश नीति में बदलाव करते हुए फलस्तीन और कश्मीर को ज्यादा मदद दिए जाने की जरूरत है। इस दौरान मंच से खुलकर कश्मीर में जिहाद की वकालत की गई और कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने तक चैन से न बैठने और जिहाद करने की कस्में खाई है। मंच से ही कश्मीर में जिहाद और भारत विरोधी नारे भी लगवाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि भारत की तरफ जो कश्मीर है उस पर जिहाद फैलाने की कोशिश का बयान दिया गया है दोस्तों। और जब तक पाकिस्तान इस कश्मीर को हासिल नहीं करेगा तब तक चैन नहीं बैठेगा, जैसा बयान दिया है, जो वाकई में फिर एक बार गीदड़ भभकी आप इसको मान सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब जो हम आपको बड़ी खबर बताने वाले हैं वो ये है कि पीओके में कितना भी पाकिस्तान चाल चल ले, लेकिन दोस्तों जब पाकिस्तान द्वारा कब्जा उस कश्मीर के लोगों ने ही पाकिस्तान का जमकर विरोध कर दिया है और पाकिस्तान द्वारा कश्मीर दिवस मनाए जाने को पूरे तरीके से खारिज कर दिया है। दोस्तों पीओके के लोगों ने इस्लामाबाद के कश्मीर एकजुटता दिवस के आह्वान को कर दिया है खारिज। बता दें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोगों ने 5 फरवरी को कश्मीर एकजुटता दिवस के इस्लामाबाद के आह्वान को खारिज कर दिया और प्रदर्शन किया है। पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान के निवासियों ने कश्मीर एकजुटता दिवस का विरोध किया, जिससे पाकिस्तान में अपना समर्थन दिखाने के लिए भ्रामक रूप से मनाया जा रहा है। स्थानीय लोग पीओके और भारत के केंद्र शासित प्रदेश विकासशील जम्मू कश्मीर के बीच स्पष्ट अंतर को उजागर कर रहे हैं। कश्मीर पर पाकिस्तान के धोखे को उजागर करते हुए पीओके के निवासी इस्लामाबाद को इस मुद्दे पर दुष्प्रचार करने के बजाय अपनी कमियों पर गौर करने का सुझाव दे रहे हैं। पीओके के राजनीतिक कार्यकर्ता तौकीर गिलानी ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के मुताबिक पाकिस्तान यहाँ के लोगों की जरूरत का ख्याल रखने के लिए बाध्य है। एक तरफ पाकिस्तान 5 फरवरी को कश्मीर के साथ एकजुटता व्यक्त करने की घोषणा करता है तो दूसरी तरफ सरकार अपने नियंत्रण वाले लोगों को बुनियादी अधिकारों से वंचित करती है। हम देख सकते हैं कि इस साल कश्मीर का प्रचार तेजी से किया जा रहा है, लेकिन हमें सुविधाएं नहीं दी जा रही है। हर तरीके हर सुविधाओं से हमें वंचित रखा जा रहा है। दोस्तों पीओके के लोगों का कहना भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब से पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा किया है उस पार्ट में दोस्तों कहीं से कहीं तक कोई विकास नहीं हुआ है। आज भी वहां पर 4G टावर तक नहीं आते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान आवाज उठाने की कोशिश करता है, जो कि झूठी आवाज और गीदड़ भभकी होती है दोस्तों, और सिर्फ घड़ियाली आंसू होता है और मगरमच्छ के आंसू जो कहे जाते हैं वो होता है। लेकिन रियलिटी क्या है वो वहां के लोग बता रहे हैं दोस्तों, और कह रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पर इस्लामाबाद के इस कश्मीर एकजुटता दिवस के आह्वान को पूरे तरीके से खारिज करते हैं। और दोस्तों पीओके की तरफ से पहले भी बहुत सारे लोगों ने भारत का सपोर्ट करते हुए कहा था कि हमें आर पार जोड़ दो, और आज भी दोस्तों अगर सीमाएं खोल दी जाए तो पीओके के लोग खुशी खुशी भारत के साथ जुड़ना पसंद करेंगे। अब इस पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। क्या पीओके पर भारत सरकार को बहुत बड़ा कदम उठाना चाहिए लोकसभा चुनाव से पहले? क्या भारत में उसको समाहित किया जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि वो भारत का ही हिस्सा था, है और रहेगा। साथ में मोदी हर चीज संभव है कहना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां भगवान बुद्ध का कैसे इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ प्लानिंग कर रहा है चाइना, श्रीलंका म्यांमार के सहारे बिछा रहा है नया जाल। आखिर कैसे आपको बता दें, हिंद महासागर में चीन की दखलंदाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। भारत और अमेरिका की सख्त आपत्तियों के बावजूद चीन दक्षिण एशिया में अपनी भू राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने में जुटा हुआ है। नई तरकीब के रूप में चीन ने अब भगवान बुद्ध की आड़ लेना शुरू कर दिया है। ताजा घटनाक्रम में बौद्ध सॉफ्ट कूटनीति को अपनाते हुए चीन ने श्रीलंका को म्यांमार की ओर आगे बढ़ाया है। ये कोशिश चीन द्वारा हाल ही में प्रस्तावित बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के क्रम में सामने आई है। चीन ने म्यांमार में बनाई अपनी ऊर्जा पाइपलाइन की सुविधा तक श्रीलंका की पहुंच बनाने के लिए हिंद महासागर में एक आर्थिक गलियारे की पेशकश की है। चीन की ये पेशकश तब हुई जब
पिछले साल 19 दिसंबर को श्रीलंका सरकार ने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में यानी EEZ में अनुसंधान करने वाले चीनी जहाजों पर 1 साल तक की रोक लगा दी थी। दोस्तों, श्रीलंका के रुख में यह बदलाव चीन के बौद्ध नीति की आड़ में आया है। दिसंबर में श्रीलंका में 8वां दक्षिण चीन सागर बौद्ध धर्म गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसका मुख्य विषय सद्भाव में एक साथ चलना और रेशम मार्ग का ज्ञान जुटाना था। इस सम्मेलन में मंच पर 25 देशों के 400 से अधिक बौद्ध भिक्षुओं, विद्वानों, सरकारी अधिकारियों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मानित अतिथियों में श्रीलंका के राजपक्षे बंधु बोले तो पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी शामिल थे। यानी कि सम्मेलन में हान चीनी तिब्बती और थेरवाद को बौद्ध धर्म से जोड़ने का प्रयास किया गया और दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में शांति, पारस्परिक सीख और लोगों के बीच आपसी संपर्क और सद्भाव बढ़ाने पर जोर दिया गया। यानी कि यूं कह लें दोस्तों कि साफ है कि इस गोलमेज सम्मेलन के जरिए चीन ने बौद्ध धर्म की आड़ लेकर क्षेत्रीय एकता को स्थापित करने की कोशिश की और अपनी तरफ श्रीलंका को खींचने की कोशिश की है। जी हाँ दोस्तों, भारत को अलग थलग करने की कोशिश में लगा हुआ है चाइना। बहरहाल हम भी यहाँ पर आप सभी के सामने चीन की पोल पट्टी खोलने के लिए बैठे ही हैं दोस्तों, तो निश्चित रहिए हमेशा के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर नए हैं तो। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां दिल्ली में लश्कर का आतंकी हुआ गिरफ्तार। LOC के पार से आता था गोला बारूद और हथियार। जी हां, दिल्ली पुलिस की एक और बड़ी सफलता। पुलिस ने जम्मू कश्मीर में सक्रिय लश्कर के एक आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है। सीमा पार से आने वाले हथियारों और गोला बारूद में उसकी बड़ी भूमिका रहती है। उसके पास से मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद किया गया है। दिल्ली पुलिस ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सक्रिय लश्कर तैयबा मॉड्यूल के एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। इस आतंकी की पहचान रियाज अहमद के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पकड़ा है। बताया जा रहा है कि LOC के पार से आने वाले हथियार और गोला बारूद को रियाज अहमद आतंकियों तक पहुंचाया था। दिल्ली पुलिस ने बताया कि आतंकी के पास से एक मोबाइल फोन और एक सिम कार्ड बरामद किया गया है। आरोपी रियाज अहमद के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज है। दिल्ली पुलिस ने आतंकी के बारे में जम्मू कश्मीर की पुलिस को सूचना दी है ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। ऐसे में दोस्तों आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर क्या करने दिल्ली आया था ये आतंकवादी। तो आपको बता दें, इसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया, लेकिन दिल्ली पुलिस उससे कड़ाई के साथ पूछताछ कर रही है। रिमांड लेकर पूछा जा रहा है ताकि उसका मकसद जो था वो पता चल सके। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के रहने वाले रियाज अहमद की गतिविधियां संदिग्ध रही हैं। बहरहाल दोस्तों, ऐसे में इस बहुत बड़े सक्सेसफुल ऑपरेशन के लिए आप लोग दिल्ली पुलिस को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान को IMF से मिली थी 3 अरब डॉलर की खैरात। कश्मीर को भारत ने 4 गुना ज्यादा फंड देकर कर दी उसकी बोलती बंद। जी हाँ, पाकिस्तान के नेता दुनिया भर में जाकर ये कहते रहते हैं कि भारत में कश्मीर के साथ सौतेला बर्ताव होता है। अपने कथित दावों के लिए कई तरह की रिपोर्ट और आंकड़े भी पाकिस्तान नेता पेश करते रहते हैं, लेकिन भारत के हालिया बजट के बाद शायद ही वो इस बात को कह पाएंगे। भारत के वित्त मंत्री ने हालिया बजट में जम्मू कश्मीर के लिए 14 अरब डॉलर के बजट का प्रस्ताव रखा है। दूसरी ओर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस समय बीते साल IMF से मिले 3 अरब डॉलर के कर्ज के सहारे किसी तरह से खिसक रही है। ऐसे में जम्मू कश्मीर का अंतरिम बजट पाकिस्तान को IMF से मिले कर्ज से 4 गुना से भी ज्यादा है। जी हाँ, पाकिस्तान 5 फरवरी को कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाता है। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया, भारत सरकार ने इसी दिन बजट प्रस्ताव में जम्मू और कश्मीर के आर्थिक विकास को बहुत बड़ी राशि दी है। यह महत्वपूर्ण बजट जम्मू कश्मीर में अल्पकालिक वित्तीय जरूरतों के साथ साथ दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों को पूरा करने के भारत के इरादे को दिखाता है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए भारत का बजट कृषि, ग्रामीण विकास, पर्यटन, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और सांस्कृतिक संरक्षण जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर जोर देता है, जिसमें सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पर्याप्त निवेश शामिल है। जी हाँ, यानी कि एक तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान का सेना प्रमुख मुनीर कश्मीर पर भारत को हमले की धमकी देता है, दोस्तों करारा जवाब देने की धमकी देता है और वो दिखाने की कोशिश करता है कि कश्मीर की जो जनता है, जो भारत के साथ कश्मीर की जनता है, वो वाकई में भारत से परेशान है और हम उस कश्मीर को भारत से आजाद करवाएंगे, ऐसी धमकी देता है दोस्तों। और वही दूसरी तरफ भारत ने कश्मीर के लोगों के लिए इतना बड़ा बजट ला करके दिखा दिया है कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ ढकोसले वाली बातें करता है, झूठा प्रचार करता है और आज जो कश्मीर की जनता है वो भारत से जितना खुश है शायद वो कभी पाकिस्तान से जिंदगी में ना हो पाए। बहरहाल POK की जनता तो पाकिस्तान से संभल नहीं रही है दोस्तों, और वो भारत वाले कश्मीर की बात कर रहे हैं। अब ऐसे में आपका जवाब तो बनता ही है दोस्तों, लेकिन साथ में लॉन्ग लिव मोदी जी कहना मत भूलिएगा। एक और खबर की बात करें, जहां पर आ रहा चीन पाकिस्तान का काल 12 आंखों से होगी सरहदों की निगहबानी। भारत ने उठाया सबसे बड़ा कदम, बता दें पाकिस्तान और चीनी सरहदों पर अपनी निगहबानी मजबूत करने के लिए भारत ने एक कदम और बढ़ा दिया है। जल्द ही भारत के 12 और आंख आसमान में दुश्मनों के विमानों पर नजर रखेंगे। जी हां, दरअसल भारत अब उन्नत स्वदेशी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट यानी स्वदेशी हवाई पूर्व चेतावनी एवं नियंत्रण प्रणाली को विकसित करने और भारतीय वायुसेना में शामिल करने के लिए अब तेजी से कदम उठा रहा है, जो चीन और पाकिस्तान सीमाओं पर सर्विलांस और डिटेक्शन की क्षमताओं को बढ़ावा देगा और साथ ही दुश्मन जेट के साथ हवाई युद्ध के दौरान सीधे लड़ाकू विमानों की मदद करेगा। 12 और टोही विमानों के लिए भारत तेजी से काम कर रहा है। दरअसल इंडियन एयरफोर्स और DRDO मिलकर सक्रिय रूप से नेत्र विमान के 6 मार्क 1A के साथ 6 मार्क 2 संस्करण विकसित करने के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है, जिनमें से 3 नेत्र विमान पहले बनाए गए थे और फरवरी
2017 में शामिल किए गए थे। जी हाँ, अगली खबर बता दें, इमरान खान को हो सकती है फांसी, पाकिस्तानी आर्मी ठिकानों पर हमलों में चश्मदीदों ने ठहराया मास्टरमाइंड। बता दें, पाकिस्तानी अदालतों द्वारा ताबड़तोड़ दोषी ठहराए जा रहे और सजा पा रहे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को फांसी भी हो सकती है। पिछले 9 मई को सैन्य ठिकानों पर हुए हमलों में प्रत्यक्षदर्शियों ने 71 वर्षीय इमरान खान को मास्टरमाइंड करार दिया है। इससे उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान के करीबी शीर्ष सूत्रों के हवाले से न्यूज 18 की रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें से किसी भी चश्मदीद को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी रियायत की पेशकश का वादा नहीं किया गया है। जी हाँ, पाकिस्तान में आम चुनावों से ठीक है पहले एक तरफ जहां कुल 4 मामलों में इमरान खान को अब तक कुल 34 साल की जेल हो चुकी है, तो वहीं देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने और सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले के मास्टरमाइंड के रूप में स्थापित किया जा रहा है। निश्चित तौर पर इसका असर चुनावों पर पड़ सकता है। अगर इमरान खान पर इस मामले में सैन्य अदालत कार्रवाई करती है तो इस बात की आशंका ज्यादा है कि उन्हें फांसी की सजा सुनाई जाए, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा इतिहास रहा है कि जो भी शख्स पाकिस्तानी सेना को चुनौती देता है वो ज्यादा दिन बच नहीं पाता। पाकिस्तान आर्मी एक्ट की धारा 59 में दोषी पाए गए शख्स को सजाए मौत सुनाई जा सकती है और इस धारा का इस्तेमाल असैन्य अपराधों के लिए किया जाता है। बहरहाल दोस्तों, ये थी सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।